नमस्कार। सॉरी, मैं बीच में मुझे कहीं जाना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत के जिक्र में कहा था। सोमेश का मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सोमेश आता है हम लोग शुरू करते हैं। हम्म। आ जा आ जा। अरे मेरे को वो तो मैंने जब तेरे को मैसेज भेज रहा हूँ तो जाके मेरे को इनवाइट वो तो भेज सोमेश हमारे साथ होगा अगले 5 मिनट में। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ। सोमेश हमारे साथ है। स्वागत है सोमेश। थैंक यू सो मच। हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। 11वां कदम। ये हर बार की बात है, उस बार की भी, जब मृदुल हाफ पैंट, बैटमैन टी शर्ट, अमिताभ फ्रेम वाला चश्मा और चीते वाली चप्पल पहनकर मेहता जी के घर के चबूतरे पर खड़ा था। मेहता जी मकान के मालिक थे और वक्त सुबह 9 बजे का था, जिससे उनकी पोशाक का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी पत्नी का भी जो उनके साथ खड़ी थी। तीनों में एक चीज कॉमन थी, चश्मा। सबका अपना अपना। भाई, एक महीने की तो सिक्योरिटी और रेंट एडवांस लूंगा, हर महीने ऑन डेट। मेहता जी ने मृदुल के आधार कार्ड की फोटो कॉपी को देखते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं अंकल जी। मृदुल बोला। कोटा से हो? जी। कोटा में कहाँ से? महावीर नगर। महावीर नगर। कहते हुए मेहता जी ने कुछ याद किया और फिर बोले, महावीर नगर में तो उसके मामा जी भी रहते हैं। और मिसेस मेहता की तरफ इशारा किया। अरे वो रोशनमल विजावत, लाडनोपुरा वाले। मिसेस मेहता ने मृदुल को बताया। अरे वही जिनकी एरोड्राम पर बैग की दुकान है। पता नहीं आंटी, कोटा छोड़े काफी टाइम हो गया है। मृदुल बोला। 4 साल से यहीं जयपुर में। अच्छा, तो पहले वाला मकान क्यों छोड़ा? मेहता जी ने शक का दायरा बनाने वाली चौक से लग... अंकल, सब लोग सेपरेट हो गए और ऑफिस सबके अलग अलग जगह है, इसलिए। अच्छा। मेहता जी ने गर्दन हिलाई। तो ठीक है फिर। रूम रेंट 4,000, बिजली पानी एक्स्ट्रा। गेट रात को 11 बजे लग जाएगा। महीने में सिर्फ 2 बार खोलूंगा अगर 11 से लेट हुए तो। दोस्त ज्यादा अलाउड नहीं है। नो स्मोक। हाँ, लड़कियां अलाउड नहीं है, बहन भी नहीं। मेहता जी के बोलने के दरमियान मृदुल एक एक करके उनकी सारी शर्तें मानता गया। बेचारा 15 दिन से कमरे की तलाश में था, सो आज मिला। अरे मजबूरी में तो देश के विख्यात पुरुष भी औरत मर्द का भेद मिटाते हुए समानता की भावना दर्शाने हेतु महिलाओं के कपड़े पहनकर पूरी राजधानी नाप लेते हैं। तो बेचारा मृदुल तो फिर भी टेली परफॉर्मेंस का एक। वेलकम टू एयरटेल, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बोलने वाला मामूली से भी मामूली कर्मचारी था। वक्त हो रहा था दोपहर का, 3 बज रहे थे। सामान कमरे में अस्त व्यस्त था और मृदुल बिना गद्दे के पलंग पर सिर्फ कच्चे में लेटा फोन पर बात कर रहा था। हाँ।
हाँ, 2 ट्रॉली है, 2 हैंगिंग बैग हैं, 2 कार्टन है। मृदुल इधर से बोला, इतना सामान कहाँ से आया? वैभवी ने पूछा। क- कहाँ से क्या, सारा मेरा ही है। पहले फ्लैट था तो दिखता नहीं था, अब रूम में है तो रूम नहीं दिखता। तो शुरू करो जमाना। डर लग रहा है यार, इतना अकेले करने बैठूंगा तो 3 दिन लग जाएंगे। 7 बजे ऑफिस भी जाना है, सोया नहीं हूँ पूरे दिन से। मैं आ जाऊं? पागल हो क्या? अंकल ने साफ मना किया हुआ है, नो गर्ल्स अलाउड, बहन भी नहीं। ये सुनकर वैभवी के होश उड़ गए। अब क्या होगा? पहले फ्लैट था तो मैनेज हो जाता था, हालांकि वहां का मकान मालिक भी ऐसा ही था, लेकिन बचते बचाते काम चल रहा था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग गया। फिर अब हम कहाँ मिलेंगे? फिर अब ऑफिस में। या फिर उसके अलावा? उसके अलावा कॉफी शॉप, पिज्जा वर्ल्ड, गार्डन। अच्छा। क्या अच्छा? अरे कॉफी शॉप, पिज्जा वर्ल्ड या गार्डन में मैं तुम्हें हक करके नहीं बैठ सकती ना। तो मत करना हक, ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो फिर कॉफी शॉप क्यों? मंदिर ही चलते। पागल हो क्या? तुम हो पागल, बात मत करो मुझसे। और वैभवी ने फोन काट दिया। मृदुल के लिए ये एक तर्जनी उंगली के बराबर का संकट था, जिसे वो आए दिन टाल देता था। लेकिन वो सामान जो गोवर्धन पर्वत का रूप धरे इसके कमरे में पसरा था, वो प्रलय की तरह प्रतीत हो रहा था। साक्षात प्रलय। जब मृदुल को कोई उपाय नहीं सूझा निपटने का, तो उसने बाई करवट ली और टांगे मोड़कर सो गया। शाम को जब ऑफिस में मृदुल की नजर वैभवी पर पड़ी, तो उसने पाया कि आज वैभवी की नजर सब जगह थी। उसके लैपटॉप पर, कलीग की ऊंची हील्स पर, बॉस के कैबिन पर और उसके मोबाइल पर भी। मगर मृदुल पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं। वैभवी उससे नाराज थी, जिस वजह से आज उसका मूड खराब हो गया। आज उसके वेलकम टू एयरटेल, वेलकम आपकी टू क्या? एयरटेल में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं भी इतनी उदासी थी कि सामने वाले कस्टमर ने मंगलवार को शराब पी, और एक ने तो शराब के नशे में इसे अपना बेटा बनाकर पूरा मकान इसके नाम पर कर दिया, जिसमें ये कभी भी आए जाए और किसी को भी लेकर आए। ये लेखक के ख्याल नहीं है, ये मृदुल के थके और उदास दिमाग की उपज है, जिसमें सामने अभी एक रेगुलर संकट और एक प्रलय खड़ा। जॉब तो फिर है ही। जब जब पानी सिर पानी से सिर से ऊपर ऊपर चढ़ा। चढ़ा, तो हल्की हल्की थकान के खुमार में मृदुल ने टी ब्रेक के दौरान वैभवी को 4 लड़कों के बीच से पकड़कर कॉफी शॉप के कॉर्नर में ले जाकर पूछा। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? वही मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? वही मैं कह रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट पर आता हूँ। दिन में फोन क्यों काटा? क्योंकि तुम्हें सामान अनपैक करना था। झूठ। और क्योंकि तुम्हें सोना भी था, यू वर टायर्ड। अगेन झूठ। नो, आई एम नॉट लाइंग, ये सच है। ये वन ऑफ दोज हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी वजह से तुमने फोन काटा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक जिसकी वजह से मैंने फोन काटा? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। प्लीज वैभवी, आई एम ऑलरेडी टायर्ड एंड इरिटेटेड। ऑफ मी? ओह, नॉट ऑफ यू इडियट। प्लीज बता दो क्या हुआ है। रिकॉल आवर कॉन्वर्सेशन। रिकॉल? जहां तुम बोले कि लड़की अलाउड नहीं है, बहन भी नहीं। हम्म। देन? देन यू सेड अब हम कहाँ मिलेंगे? आई सेड कॉफी शॉप, पिज्जा वर्ल्ड, गार्डन। फिर तुम बोले कि वहां तुम्हें हक करके कैसे। ओह, ओके, इसलिए फोन काटा गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, एटलीस्ट। बट व्हाट? यार, आई थॉट तुम समझोगी। क्या समझूंगी? सी, बड़ी मुश्किल से रूम मिला है यार, इस चक्कर में छोड़ थोड़ी दूंगा। मैंने छोड़ने की बात कब की?
मुझे लगा ऐसा। अच्छी बात है। यार, व्हाट डू यू वांट? मैं क्या करूं? आई डोंट नो। नहीं, प्लीज टेल, बताओ मैं क्या करूं? तुमने अंकल को बोला क्यों नहीं कि लड़की तो आएगी? पागल हो? इट इज इलीगल, तुम्हें इतना तो पता ही है। इट इज माई फर्स्ट डे। आज से पंगे ले लूं? हाँ, ले लो। मृदुल ये सुनकर चौंक जाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो आपसी संबंधों में अधिकतर विस्फोट ही पैदा करती है। निर्भर करता है रसायन कौन सा है। यहाँ गुस्से में अचरज मिलाई गई है। परिणाम अगले वाक्य में दिखेगा। मुझे नहीं पता था तुम सेक्स जैसी चीज के लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो। अगर बात सिर्फ सेक्स की होती ना, तो आई हैड अ लॉट मोर ऑप्शंस बेटर देन यू, मृदुल माहेश्वरी। लावा फटा और चारों ओर फैल गया, सबसे ज्यादा मृदुल के ऊपर। वैभवी वहां से लावे में सराबोर जहां जहां से गुजरी, वहां वहां लोगों को भीषण उष्ण का एहसास हुआ। यहां तक कि कस्टमर्स तक भी आज पहुंची जिनकी आज वैभवी से बात हुई। मानव एक चलता फिरता वॉलेटाइल सब्सटेंस है। कहते हैं जाते हुए को कभी नहीं रोकना चाहिए। अब शकुन होता है। लेकिन ये बात वो भोले के भक्त नहीं जानते थे जो पूरी रात बम बोलकर सुबह सुबह गली की नुक्कड़ पर उधारी की चाय कचौरी खाने आए थे। मृदुल अपनी शिफ्ट खत्म करके बेचारा थका हारा लाचार सा अपने कमरे की ओर जा रहा था कि भोले के भक्तों की नजर उस पर पड़ी। आपस में कुछ इशारेबाजी हुई और एक सीकिया सा भक्त अपने गले में वज्र से भी घातक हथियार भगवा गमछा उड़कर उसकी तरफ बढ़ा। बम बोले। भक्त बोला, बम भोले। मृदुल रुक गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, मगर उसे याद नहीं आया कि ये कौन था। आप नए आए मोहल्ले में, है ना? हाँ। मेहता अंकल के यहाँ ना? हाँ। मैं भी सामने दो घर छोड़कर ही रहता हूँ। कल आप सामान चढ़वा रहे थे तब देखा। ओ, अच्छा। मेरा नाम हरीश है। वो हमारे भोले भक्त मंडल के सब सदस्य हैं। गार्डन में जो मंदिर है उसका आप सब फंक्शन वंक्शन हम ही लोग देखते हैं। अच्छा। अभी महाशिवरात्रि पर अखंड महामृत्युंजय का पाठ, भोजन प्रसादी और भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। शिव की झांकी भी निकालेंगे और सवारी भी। बढ़िया है। सब मोहल्ले वाले स्वेच्छा से दान कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। आप कुछ देना चाहेंगे या सदस्यता लेंगे भोले भक्त मंडल की? जी नहीं, एक्चुअली ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप सहयोग कर दीजिए। पर शिवरात्रि तो मार्च में है ना? तैयारी नहीं करनी पड़ती है क्या? मृदुल ने खतरा भांप लिया था। पैसे देने से ही उसका इलाज था। आए दिन अखबार और फेसबुक पर वो खबरें पढ़कर वो इस तरह के दलों से बखूबी वाकिफ था। उसने तुरंत अपने जेब से 100 रुपए निकालकर भक्त की तरफ बढ़ा दिए। अरे यार, ये क्या है? इतने में तो भोले की एक चिल्लम भी नहीं भरेगी। कम से कम 2100 तो लिखवाइए। भैया, मेरी सैलरी ही टोटल 12,000 है। ठीक 300 कैसे दे पाऊंगा? भीरू भैया, भोले भक्त मंडल के अध्यक्ष, गाल पर पूरी दाढ़ी, बाल बारीक कटे हुए, चेहरा फूला हुआ और पैंट और चड्डे और टी शर्ट में बैठे पूरा वाकया देखते देखते चाय पी रहे थे। जब चाय खत्म हो गई तो कागज को फेंक कर वो उठे और मृदुल की दिशा में बढ़े। उनके पीछे पीछे वो दो चार लफंटर भी चल दिए जिनके कपों में अभी भी चाय बची हुई थी। क्या हो गया भाई? जय बोले। भीरू भैया ने भक्त से पूछा। शिवरात्रि के चंदे के लिए मना कर रहा है, ये भक्त ने बोला। अब मृदुल, जिसकी कमर 30, छाती 34 और कद 5 फुट 8.5 था, ने जब अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो भीरू भैया, जो कि हर माह में उससे 1.5 गुना बड़े थे, वो बोले। मोहम्मडन है? नहीं। क्रिश्चियन? नहीं। नाम क्या है? मृदुल माहेश्वरी। शैव है ना? फिर भी। तो
हाँ तो दे रहा हूँ ना 100 रुपए। अरे इतने तो गले के मोमेडन भी दे देते हैं, 2100 से कम में नहीं होगा। मेरे पास यही है। भोले के लिए मना कर रहा है? तू भोले को देगा तो वो तुझे 10 गुना करके देंगे। कॉमर्स नहीं पढ़ी क्या? एक पित्ती सा भक्त भीरू भैया की कांख से झांक कर बोला। रहने दे चीमा। हीरू भैया बोल चीमा से रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मृदुल को घूर रही थी। उनमें रात के और बरसों पुरानी शक्ति जो उनके पुरखों ने उन्हें दी थी की लालिमा झलक रही थी। मृदुल का मन तो सहमे मेमने सा था, लेकिन जब बात अपने वजूद और इच्छा पर आई तो उसकी भी आंखें चढ़कर भीरू भैया को घूर रही थी। फिर मृदुल वहां से पलट कर निकल गया। भीरू भैया वहीं खड़े रहे, अपने भोले भक्त मंडल के साथ। जब सूरज सुबह नींद से जागता है तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है, मगर आज वैभवी का मूड बहुत खराब था। वो अपने कमरे की बेसवार ट्यूबलाइट जलाए सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल किए जा रही थी। उसके मन में दरअसल मृदुल के वो शब्द गूंज रहे थे जिसमें उसने वैभवी पर सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होने का इल्जाम लगाया था। मगर वैभवी भीतर ही भीतर जानती थी कि वो दो मुद्दों पर बिल्कुल सही है और मृदुल के इल्जाम को बुनियाद से ढहा सकती है। पहला, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होना कोई अपराध नहीं है। लोग शराब, पैसा, जमीन, सक्सेस के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। उनका ऑब्सेशन साफ तौर से धरती पर दिखता है जब आप अपने घर से निकलकर सामने वाली 3 मंजिला इमारत को देखते हुए, जिसमें सिर्फ 4 लोग रहते हैं, आगे बढ़ते हो। फिर आप मोहल्ले से बाहर आते हो तो आपकी नजर शराब की दुकान पर पड़ती है। आप चाय वाले की दुकान पर अखबार पढ़ने बैठते हो तो उसमें सरकार के मंत्रियों के पैसे के घोटाले सामने आते हैं। फिर उसी अखबार का आप बॉलीवुड वाला पेज उठाकर देखते हो तो उसमें फिल्मों की एंटी लॉजिक और एंटी रैशनल खबरें ऐसी छपी मिलती हैं जैसे कोई जश्न हुआ हो या जंग जीत ली गई हो। किसी का ऑब्सेशन पूरा होने में आपका भी पैसा लगा है। वो भी यहाँ पर अपने दिमाग में अपने आप पर लगे ऑब्सेशन के इल्जाम में ऑब्सेशन को डिफेंड कर रही है, लेकिन वो ये जानती है कि ऑब्सेशन गलत चीज है और वो ऑब्सेस्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये मानती है कि सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं, ना प्राकृतिक रूप से ना कानूनी रूप से। विडंबना यह है कि इस दुनिया में दोनों की हालत खस्ता है। कोई अपने कमरे में कुछ भी करे, जब तक कि वो गैर संवैधानिक गतिविधि के अंदर नहीं आता, तब तक कोई भी सरकारी, गैर सरकारी या आम नागरिक बीच में खलल नहीं डाल सकता किसी की गोपनीयता। वैभवी ने यह कथन गूगल पर पढ़ा था। गूगल चाहे तो आदमी को जागरूक बना सकता है, बशर्ते आदमी भी ऐसी चाहत रखता हो तो। दूसरी बात यह थी कि मुद्दा कभी सेक्स का था ही नहीं। मुद्दा था उस बेहद कीमती और सुनहरे वक्त का, जहां दो प्रेमी एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताते हैं। वो हंसते हैं, एक दूसरे को गुदगुदी करते हैं, एक नए जीवन के सपने संजोते हैं, एक नई दुनिया की कल्पना करते हैं जो प्रेम की हवा से लबरेज हो और जो हर किसी को दिखाई देगी, उनके आसपास चलती हुई, हर इंसान को छूती हुई, अलग अलग रंगों से सराबोर करती। क्या ऐसी कल्पना हमारी संस्कृति के लिए घातक है? माफ करना, लेकिन ऐसी संस्कृति कल्पनाओं के लिए घातक। और घातक है वो इंसान जो इन संस्कृति के झंडों की आड़ में अपना डर, मतलब, फायदा, शक्ति आदि छुपाए बैठा है। काफी भारी चिंतन के बाद वैभवी को ख्याल आया कि उसे मृदुल से माफी मांगकर ये सारे विचार शेयर करने चाहिए। माफी मांगना भी किसी रिश्ते के लिए जरूरी हो सकता है, बशर्ते रिश्ता माफी मांगने वालों के लिए जरूरी हो। हेलो। मृदुल ने नींद में फोन उठाया। उसकी आवाज में वही केसरिया रंग था जो सूरज में था। वैभवी के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। आई एम सॉरी, वैभवी ने बहुत मिठास से कहा। आई लव यू। मृदुल ने भी वही मिठास वापस पहुंचाई। रासायनिक प्रक्रिया जिसकी हम पहले बात कर चुके। फिर आगे की बातचीत में वैभवी ने वो तमाम चिंतन मृदुल के सामने रख दिए। मृदुल भी उसकी बात से 100% मुतासिर हुआ, पर वो अभी कोई मोर्चा खोलने के लिए किसी भी रूप से तैयार नहीं था। तो उसने वैभवी से वादा किया। खुलेआम तो नहीं, लेकिन मैं तुमको रूम पर लाऊंगा, चोरी छिपे। खुलेआम क्यों नहीं? हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे क्या मतलब है किसी से पंगा लेने से जब अपना काम इजीली निकल रहा हो तो? वैभवी जो अभी तक देश और संस्कृति के लिए चिंतन कर रही थी, उसका मुंह थोड़ा उतर गया, पर फिर वो अगले ही क्षण खुश होकर बोली, तो फिर कब बुलाओगे? जल्दी। पहले थोड़ी रैकी करने दो मोहल्ले की। ठीक है, शाम को मिलते हैं। लव यू सो मच। लव यू टू। कहकर मृदुल ने फोन काट दिया।
मृदुल की आंख खुलते ही जो सबसे पहला विचार दिमाग में कौंधा वो वैभवी को कमरे तक लाने का था। रैकी में कम से कम एक सप्ताह लगता और थोड़ी रिस्क भी थी, इसलिए मृदुल ने सोचा कि प्यार का काम है तो प्यार से ही करते हैं। उसने अंकल से बात करने का मन बनाया। वैसे इस निर्णय तक पहुंचने में उसे 4-5 दिन लग गए। मृदुल उठा और तैयार होकर नीचे उतर ही रहा था कि बालकनी से उसकी नजर सामने वाले गार्डन पर पड़ी। वहां तकरीबन 10-12 नौजवान और कुछ बच्चे जमा थे। टेंट के तंबू, खंबे, कालीन गार्डन की घास में बिखरे पड़े थे और मजदूरों को स्टेज बांधने का दिशा निर्देश दिया जा रहा था। मृदुल ने देखा मेहता जी भी वहीं खड़े हैं। वो नीचे उतरकर गार्डन की तरफ चला गया। नमस्ते अंकल। कहकर मृदुल ने अंकल के सामने हाथ जोड़े और आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि गार्डन में स्टेज बांधा जा रहा। आसपास स्पीकर सेट लगे हैं और स्टेज के पीछे एक बड़ा सा फ्लेक्स लगा है जिस पर एक सफेद पोश काले से आदमी की हाथ जोड़े तस्वीर लगी। नीचे लिखा है जगनलाल मीणा। उसके नीचे उनका नैतिक पद और पार्टी का नाम। फिर उसके नीचे 5-6 अलग अलग बैकड्रॉप पर खिंचवाए गए 5 से अलग अलग लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो लगे और उनके नाम और ओहदे लिखे। उनमें से एक मेहता जी भी। ये सभी उन महानुभाव का कोटि कोटि स्वागत कर रहे हैं जो कल शाम कॉलोनी में पधारेंगे और लंबा चौड़ा भाषण देंगे। अरे ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। हाँ बता, मेहता जी ने मृदुल से पूछा। अंकल जी, ये प्रसाद का ड्रम पीछे रखवाऊंगा। भोले भक्त मंडल का वही लड़का जो मृदुल से चंदा मांगने आया था मेहता जी के पास आकर खड़ा हो। वो और भी कुछ कहने को था ही कि मृदुल को देखकर रुक गया। मृदुल भी उसके सामने थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। बोलना भाई। तो अंकल, मैं ऐसा कह रहा था कि वो मेरी एक फ्रेंड है, तो वो कल आना चाह रही थी हाँ, वो रूम देखने। सामान भी सेटल करवा हाँ। देगी। नहीं तो ये बात तो पहले ही हो चुकी है, भाई लड़के अलाउड नहीं है। हाँ अंकल, पर मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती और कोई गड़बड़ वाली बात भी नहीं है। भाई अब हमें क्या पता कि कौन सी बात है और कौन सी बात नहीं, क्यों भाई? नहीं अंकल, आप ट्रस्ट कीजिए कसम से। अरे भाई कुंडी लगने के बाद में अंदर कौन सी पिक्चर चलेगी ये हमें कैसे पता चलेगा? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही समझा। मृदुल उनकी इस बात से झुंझला गया। अंकल, सेपरेट रूम है, मैं पूरा रेंट दे रहा हूँ। अब मेरी मर्जी वो आए, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तेवर देखकर अंकल की भी त्योरियां चढ़ गई। उनकी नजर पास पड़े एक बंबू पर गई और मन में एक चित्र बना जिसमें वो मृदुल का सिर उस बंबू से फोड़ रहे थे। लेकिन वो तुरंत वापस यथार्थ में आए और क्रिया की प्रतिक्रिया दी। देख, पहली बात तो ये कि घर है मेरे, किराए से कमरा तूने ले रखा है, मैंने नहीं। और पहली ही बात फिर से कहूंगा कि ये घर है मेरा, कोई शानूबाई का कोठा नहीं है, ना ही कोई चकला। आई बात समझ में? मोहल्ले में बहुत नाम है मेरे। तुम लोग तो चले जाओगे बूफे खाकर, मुझे तो यहीं रहना है। कहकर मेहता जी ने अपने गर्म तवे से चेहरे को, जो संस्कृति और संस्कारों के कोयलों से लौ पा रहा था, को दूसरी दिशा में घुमाया और निकल गए। उनके पीछे वो लड़का भी हंसता हुआ निकल गया जिसने की पूरी बात सुन ली थी। इधर मृदुल का इंडक्शन रूपी चेहरा भी इलेक्ट्रिक करंट से गर्म हो चुका था और वो दूसरी दिशा में निकल गया। चला रहे सर्व करते करते ही अचानक उसकी नजर एक थंबनेल पर पड़ी, जिसमें दो सांवले से 20-22 साल के लड़का लड़की एक सीमेंट से लिपी दीवार के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे। नीचे कैप्शन लिखा था, प्रेमी युगल को दबोचा और पीटा। इंसान का दिमाग इतना तेज चलता है कि वो जोड़ भाग भूत भविष्य परिणाम समाज इज्जत भय जात पात माँ पापा सब एक सेकंड के नगण्य व हिस्से में देख और सोच जाता है। वैभवी को उन दोनों की शक्ल में खुद की और मृदुल की शक्लें दिख रही थी। सिर्फ शक्ल की अदला बदली होती तो बात कुछ नहीं थी, लेकिन शक्ल के पीछे का शरीर, उसका दिमाग, उसका दिल, उसके रिश्ते और उसका समाज के साथ साथ उन दोनों का हश्र भी उसे दिखने लगा। वीडियो में जैसे ही लड़के को चाटा पड़ा, वो सहम गई। उसके मन में जहां कुछ दिन पहले तक क्रांति का बीज पनप रहा था, अचानक उस बीज पर भय का पानी इतनी जोर से और सड़ने लगा। तभी मृदुल वैभवी के पास आया। टी ब्रेक हो गया था। चले? हाँ। वैभवी ने विंडो बंद की, हेडफोन रखे और चली गई। वही हेडफोन जिसमें वो दोनों लड़का लड़की अपने प्रेम के लिए रो रहे थे। उनकी आवाज भूतों से भी ज्यादा डरावनी थी। भूतों से भी ज्यादा डरावना होता है इंसान कभी कभी। कुछ बात करनी थी।
हम्म। आई ट्राई टू कन्विंस, लेकिन अंकल माने नहीं। कोई बात नहीं। मृदुल को एक सेकंड के लिए लगा कि ये प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया नहीं थी जो वो रूम से निकलकर रास्ते में चलते हुए ऑफिस के गेट में घुसने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठने तक सोच रहा था, और जिसकी कल्पना के दृश्य उसके दिमाग में इतने गहरे उतर गए थे कि वही हकीकत हो गए। मगर ये जो सामने हुआ, ये तो बिल्कुल उल्टा था। यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया पर मनुष्य का नियंत्रण हो सकता है। पलक झपकते ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, इंसान का दिमाग। तुम प्लीज बुरा मत मानना, मृदुल ने क्रॉस चेक किया। वैभवी ने कॉफी का कप साइड में रखकर मृदुल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। और फिर वैभवी मुस्कुराई और दोनों कॉफी शॉप से बाहर आने लगे। आते आते मृदुल को फिर कुछ रियलाइज हुआ और वो बोला, वैसे अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। आई मीन इतने साल एक ही कॉलोनी, बदनामी का डर ऑब्वियस है। एंड फिर कल्चरली भी ही इज राइट। और किराएदारों को ज्यादा छूट देने से एनार्की फैलती है। मृदुल बोलता चला जा रहा था, वैभवी सुनती चली जा रही थी। वैभवी के पास मृदुल के हर आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट था, लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि कानों में अभी भी उस थप्पड़ की गूंज ताजा थी। वैभवी सिर्फ मुस्कुराती थी। मृदुल, जो कि एक इंसान ही था, अदना सा, अब अपने निर्णय के दूसरे पहलू पर गौर करने लगा। अब वो सोच रहा था कि प्यार करना तो कोई गलत बात नहीं है। प्यार करने से अगर समाज में बदनामी होती है, तो फिर हर घर की दीवार पर, हर बच्चे की किताब से गांधी, भगत सिंह, श्री कृष्ण, ईसा, कबीर, राम, मोहम्मद आदि के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। क्योंकि इन सभी का तो मकसद ही समाज में प्रेम की स्थापना करना था। अब अगर प्रेम ही नहीं है तो इंसान जी ही क्यों रहा है? अब उसके अब उसके सामने करवट बदलते ही वैभवी का चेहरा आ रहा था, जो कभी उसकी नाक खींच रही थी, तो कभी पानी पूरी खाने के बाद एक बड़ा सा आश्चर्यजनक चेहरा बनाकर आश्चर्य का बोध करा रही। मर्दुल अब कुछ और चाह रहा था। अब उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो और वैभवी पलंग पर पैर लंबे करके दीवार के सहारे एक दूसरे का हाथ थामकर, कांधे पर सिर टिकाए, आंखें मूंदे लेटे रहे। उस शांति का आनंद ले जहां पर उन्हें कल्पना करने की आजादी हो, हंसने की, खेलने की आजादी हो। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि चादर की परत उन दोनों की शरीर की गर्मी से गर्म हो जाए। उसकी ख्वाहिश थी कि एक रोज के लिए वो दोनों थकें और थकने में सुकून मिले। जब तराजू का ये पलड़ा भारी होने लगा, तो मृदुल ने अंकल की इज्जत को झाड़ू लगाकर कमरे से बाहर किया और मन बना लिया कि अब तो वैभवी आएगी, चाहे जो हो जाए। उसकी प्लानिंग बहुत पक्की और ठोस थी। आज शाम को गार्डन में नेताजी का भाषण था। पूरा मोहल्ला वहां जाने वाला था। और बस तभी पीछे से वो वैभवी को चुपचाप घर में ले आता। ये सारी प्लानिंग उसने वैभवी को बताई। वैभवी भी इंसान थी। उसके मन में भी मृदुल को कॉफी शॉप में दी हुई प्रतिक्रिया पर विलोम विचार बनने शुरू हो गए। सो उसने भी बिना किसी संकोच या भय के तुरंत हाँ कर दी। शाम का समय था। हवा तेज चल रही। पत्तों के फड़फड़ाने की आवाज में मृदुल की दिल की धड़कनों का शोर दब गया था, वरना वो पूरे मोहल्ले में गूंज रहा हो। प्रकृति से कौन जीता है। नेताजी 6:30 बजे आने को थे। मृदुल ने जोड़ गणित के बाद वैभवी को 7:30 का टाइम दिया। उसे लगा कि तब तक पूरा मोहल्ला नेताजी के भाषण में तल्लीन होगा और ये दोनों चुपके से अंदर चले जाएंगे। 7:30 बज चुके थे। वैभवी परेशान सी मुंह पर अपनी स्टॉल बांधे कॉलोनी के गेट के बाहर खड़ी। मृदुल की बोहें भी ऊंची नीची हो रही। दरअसल मंत्री जी का अभी तक कोई अता पता नहीं। वो बालकनी में खड़ा देख रहा था कि गार्डन के बाहर मेहता अंकल और 10-12 लोग खड़े बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और यहाँ उसकी श्वास नली चौक होने को थी। इतना में फोन की घंटी बजी। मृदुल घबरा गया। वैभवी का फोन। कितनी देर और लगेगी? पता नहीं यार, साला आया ही नहीं अभी तक तो। अरे यार, तो मैं क्या करूं यहाँ पे? यार वेट करना। यार आधे घंटे से खड़ी हूँ ऑलरेडी। सब आने जाने वाले अजीब तरह से देख रहे हैं। बस 10-15 मिनट और रुक जा, 10 मिनट और। यार। अच्छा, तूने पताशे खाए? हाँ, खाकर ही आई हूँ। एक काम करना, पैक करवा के ले आ चौराहे वाले से। मैं जाऊंगी पैक करवाने। खड़ी खड़ी क्या करेगी, पताशे ही ले आ। और सुन, 2 बियर भी। आर यू मैड? प्लीज ना, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, तू ले आना। और हाँ, चखना भी।
ओके। चल करता हूँ कॉल। और मृदुल ने फोन रख दिया। उधर वैभवी भी निकल गई। पहले उसने पताशे पैक करवाए, फिर वो शराब की दुकान की तरफ बढ़ी। बहुत झिझक महसूस हो रही थी। 5-6 लड़के वहीं दुकान पर खड़े थे, केसरिया टी शर्ट पहने। एक दो आदमी भी थे। वैभवी के मन में यही सवाल था कि जाए या नहीं, बियर खरीदे या नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को समझाया। दुकान पर क्या बोलना है उसकी 5-6 बार प्रैक्टिस की। अपना बैग कंधे से उतारकर हाथ में लिया ताकि बोतल मिलते ही तुरंत बैग में डालकर निकल जाए और सीधी वो दुकान की तरफ बढ़ गई। भैया दो किंग, नहीं भैया ट्यूब और, दो ट्यूब और। वैभवी ने कहा। जब लड़कों ने पतली सी आवाज सुनी तो उनका ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ गया। ये वही लड़के थे जो भोले भक्त मंडल से आए थे और रात का इंतजाम कर रहे थे। इनमें से एक वो भी था जो मृदुल से 2 बार मिल चुका था। उसी लड़के का फोन बजा। हेलो, आ गए? ठीक है। अरे चलो रे चलो, वो मीणा जी आ गए, लाओ अंकल जल्दी लाओ। इतने में वैभवी का फोन बजा। हेलो। अच्छा, हाँ आती हूँ, 15 मिनट। लड़के ने उसकी बात आधी दूधी सुनी, पर उसके दिमाग में कुछ तो हलचल हुई जो उसने वैभवी को 3 सेकंड के लिए देखा। इंसान का दिमाग। लड़के ने जाकर सारा वाकया भीरू भैया को बता दिया, जो सफेद कुर्ता पाजामा पहने अपने साथियों से भांग उठवा रहे थे। अब आज नहीं नहीं करते पूरे मोहल्ले का गला 3 बार तर हो जाए, इतनी भांग घुटी जा रही थी। डीजे पहले से ही फिट हो चुके थे और एलईडी लाइट्स लिप झिप करती और संगीत के साथ चलती बदलती रोशनी में तर होकर सब रंगीन हो जाना चाहते थे। बाद में मालपुए और जलेबियों का कार्यक्रम भी था। उसके बाद भीरू भैया के घर से 6 किलो का मटन तो पक ही रहा था। अब ऐसे में अगर इस खबर पर ध्यान दिया जाता तो ये सारा मामला बिगड़ जाता। नेताजी का कार्यक्रम भी खराब होने का डर था। लेकिन वो बेइज्जती भी कोई छोटी बेइज्जती तो है नहीं, जो मृदुल ने पैसे ना देकर की थी। धीरू भैया असमंजस में गमछा मुंह में दबाए टहल रहे थे। हम्म। तो डर से पकड़े कि धर के जकड़े? धीरू भैया ने सवाल उछाला। भैया धर के जकड़ेंगे और पूरे मोहल्ले में सवारी निकालेंगे साले की। अरे नहीं नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगी। धर के जकड़ा तो आज रात का प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। नेताजी आग लगा देंगे पिछवाड़े में अगर उनके प्रोग्राम से छेड़खानी होगी। अब की डर से पकड़, फिर अगले चांस में ऐसा जकड़ेंगे कि दिल गुर्दा दांत समेत बाहर आ जाएगा। भीरू भैया के आदेश की पालना और उन्हीं के कहने पर भांग पिसाई और घोटने का सारा साजो सामान आदमी समेत पहुंचा दिया गया गार्डन के बाएं कोने पर, जिसके ठीक सामने कॉलोनी में घुसने की सड़क थी। मृदुल बालकनी में आया और जब उसने ये देखा तो भौचक्का रह गया। उसकी नजर उस लड़के से मिली जिसने ये खेल किया था। लड़का कुटिल मुस्कान के साथ कुमार सानू का गीत दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके जोर जोर से गाने लगा। तभी गली के उस कोने से वैभवी दाखिल हुई। वो गुपचुप कदमों से इधर उधर देखती हुई अंदर से घबराई, मगर बाहर से खुद को मजबूत दिखाती हुई बेधड़क सड़क पर आगे बढ़ने लगी। उसकी नजर जब उस लड़के से मिली तो 1 सेकंड में उसे पहचान गई और पलक झपकते ही उसके दिमाग में ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि पलक खोलते ही वो समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसके जननांग में एक अजीब सी झुंझुराहट हुई। अंदर से वो कांप रही, फिर भी आगे बढ़ती रही। तभी उसका मोबाइल घनघनाया। बेचारी इतनी डरी हुई थी कि मोबाइल भी साइलेंट कर लिया था। फोन पर मृदुल था। वापस जाओ। क्यों? उसने मृदुल को बालकनी में अभी देखा। जाओ जल्दी। दोनों की नजरें मिली। क्या? अभी जाओ जल्दी। अरे अभी निकल यहां से, मैं तुझे मेन रोड पर मिलता हूँ। कहां पर? वैभवी उसकी तरफ, फिर उस लड़के की तरफ देख रही थी। मृदुल ने फोन काटा और तुरंत मैसेज टाइप किया। वैभवी पलटकर निकल गई। लड़के ने गाया, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। पूरा टोला जो उसके साथ ये साइलेंट फिल्म देख रहा था ठहाका मारकर हंस पड़ा। ये जो अभी हुआ, ये यातना का एक रूप था। दो प्रेमी, एक शहर, कुछ मनचले और यातना। ये हर शहर, गांव, कस्बे, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क, बाजार आदि में बहुत आम। इतना आम था कि अब ये यातना लगता ही नहीं।
लोगों के खून में घुल गया था और प्रेमियों ने इसे प्रेम करने की एक शर्त के रूप में स्वीकार कर लिया। माफी, मगर धिक्कार है ऐसे प्रेमियों पर। वैभवी ने अभी भी अपना चेहरा स्टोल से ढका हुआ। उसमें से उसकी दो आंखों के सुबकने की आवाजें आ रही थी। मृदुल उसके पास पहुंचा। उसे कुछ नहीं सूझा। वो जाकर अनजान सा वैभवी के पास खड़ा हो गया। वो रो रही थी। उसने उसका हाथ थामा। वैभवी उसके गले लग गई। मृदुल ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से छिपा लिया। वो गर्म था, जिससे मृदुल का दिल और जल गया। उसने उसके चेहरे से उसकी स्टोल उतारी। वैभवी के गाल का मस्कारा आंसुओं की लकीरों से विभाजित हो गया। उसकी लाल लिपस्टिक से ज्यादा लाल उसकी आंखें थी। काजल बिल्कुल उसकी उम्मीदों की तरह फैल चुका था। कितनी उम्मीदें थी उसे कि दोनों एक कमरे में मध्यम रोशनी में छुपते छुपाते बचते बचाते थोड़ी थोड़ी सांसें लें। आधे आधे शब्दों में बातें होंगी, खुसफुस होंगी और आती हुई हंसी को रोकने के प्रयास में सिर कब एक दूसरे की गोद में रख देंगे पता ही नहीं चले। फिर रोएंगे जी भरकर। वो तमाम आंसू जो इतने समय से भीतर ही भीतर चींटियों की तरह काट रहे थे, आज वो आजाद हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो मध्यम रोशनी लाल होने लगी। सब कुछ लाल हो जाए और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उस लाल धुएं को तकते रहेंगे। मृदुल उसे चुप कराने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कोई असर नहीं। वो रोती रही। बांध आज खुल चुका था। आसपास के लोग देखने लगे थे। इससे पहले की बात आगे बढ़े, मृदुल ने ऑटो पकड़ लिया। कहाँ जाओगे? ऑटो वाले ने पूछा। बताता हूँ, पहले यहाँ से निकालो, मृदुल ने जवाब दिया। ऑटो वाले ने जब से ऑटो चलाना शुरू किया है, उसे तब से यही पता था कि हर आदमी को कहीं ना कहीं जाना होता है, इसलिए वो ऑटो पकड़ता है। लेकिन मृदुल और वैभवी को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। कहाँ जाए कि दोनों एक दूसरे को बेझिझक प्यार कर सके। कहाँ जाए कि दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल दे और किसी के लिए ये आश्चर्यजनक या आपत्तिजनक ना हो। दोनों बेचारे भटक रहे थे, इस सड़क से उस सड़क, इस बत्ती से उस बत्ती। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। अच्छे से अच्छा धर्म, सत्ता चलाने का नियम, खेल धंधा, शहर, स्कूल, कॉलेज आदि तमाम चीजें जो इस धरती पर रखती हैं, जब बात प्यार की आती है तो विफल है, मनुष्य की वजह से। क्योंकि इंसान खुद इस मामले में विफल है। वरना हीर रांझा, लैला मजनू, शिरीन फरहाद की कहानी अमर होती ही नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए ऐसा जीवन जीने पे, या ऐसे समय और समाज में रहने पे जहां आज भी इस तरह की कथाएं अपनी पूरी प्रासंगिकता के साथ जमी हुई। इस देश में प्यार करने के लिए भी लाइसेंस लगता है, शादी का लाइसेंस। ये प्यार नहीं हुआ, मतलब साधना हुआ, घर बसाना हुआ, वंश बेल आगे बढ़ाना हुआ। ऐसे मतलब के प्यार से तो प्यार ना हो तो अच्छा। प्यार ढोया नहीं जाता, संजोया जाता। सारे धर्मों, नीतियों, शास्त्र ग्रंथों आदि की बुनियादें सड़ने लगी। ये सब मृदुल के दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जड़ों समेत हिला दिया। वैभवी उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। ऑटो वाले की आवाज से मृदुल का ध्यान टूटा जब उसने एड्रेस पूछा। मृदुल ने उसे वैभवी के पीजी का एड्रेस बता दिया। रात काफी हो चुकी थी। जब मृदुल मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कार्यक्रम तो खत्म हो चुका था, मगर नेताजी की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, पार्क के पास। वो दरवाजा खोलकर सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे खिड़की में से कुछ आवाजें आ रही थी। वो खिड़की के पास ही रुक गया और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर से कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों के हंसने की आवाजें आ रही। मृदुल के जानने की उत्सुकता जब बढ़ी तो उसने खिड़की के पट को अपनी उंगली से आहिस्ते से खोला। जाली पर उसने एक आंख जमाई और अंदर जो चल रहा था वो देखा तो उसका दिमाग खराब हुआ। वो एक मिनट के लिए ये भी भूल गया कि वो बहुत गुस्से में था और ये ठान चुका था कि अब उन भोले भक्त मंडल वालों को सबक सिखाएगा। उधर अंदर वन पीस पहने एक जवान लड़की, जिसने भड़कीली रंग की लिपस्टिक और गहरा काजल लगा रखा था, नेताजी की गोद में बैठकर उन्हें अपने गिलास से शराब पिला रही। मेहता जी इधर अपनी गोद में बैठी कन्या को, जिसने हरे रंग की साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज पहना था और जिसकी लिपस्टिक इतनी गहरी थी कि गिलास के किनोर पर उसके गिलास से शराब पिला रहे। फिर भैया मदमस्त से नीचे जमीन पर बैठे इस दृश्य के मजे ले रहे। टेबल पर चकना पसरा पड़ा था। मृदुल का दिमाग इधर बुरी तरह सुन्न पड़ गया। उसके कान में सीटियां बज रही। अंदर के एक बड़े ठहाके से उसका ध्यान वापस लौटा और उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला।
वो इस पूरी महफिल की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता था, मगर जेब से मोबाइल निकालने के बाद से ही उसे बड़े अजीब और मिश्रित से ख्याल आने लगे। शायद वो उसका डर था जिसने उसे 5 सेकंड तक उसी मुद्रा में रोके रखा। फिर जो होगी देखी जाएगी सोचकर मृदुल ने मोबाइल की आंख खिड़की पर रखी और रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। दृश्य में जो सबसे पहली चीज कैद हुई वो थी उस हरी साड़ी वाली की मलिक के गाल पर चुम्मी, फिर कुछ हंसी ठिठोली और फिर कुछ बातचीत। जैसे नेताजी ने पूछा, कहां से बुलवाया इन्हें? तो भीरू बोला, शेरावत से। इस पर मेहता जी, वो लाला शेरावत, वो है तुम्हारा दल्ला? एजेंट मेहता जी, एजेंट। नेताजी बोले और हंसे, फिर पूछने लगे, कहाँ इंतजाम किया? तो मेहता जी ने उन्हें इशारा किया और कमरे की तरफ ले जाने लगे। नेताजी, जो कि नशे में धुत थे, उन्होंने लड़की की गर्दन से हाथ को फिसलाते हुए उसकी ड्रेस के भीतर सरका दिया। लड़की भी उनकी बाहों में बाहें डालकर गर्दन पर चूमते हुए उन्हें भीतर ले गई। वहीं इधर मेहता जी ने उस हरी साड़ी वाले की हरी साड़ी खींचकर उसकी छाती से चिपट गए और कोई गाना गाने लगे। लड़की उन्हें कमरे की तरफ ले जाने लगी। पीछे से भीरू बोले, पूरा पैसा वसूल देना अंकल, सुबह मिलेंगे। और वो जाने के लिए उठने लगा। मृदुल ने तुरंत अपना मोबाइल वहां से हटाया और रिकॉर्डिंग बटन बंद करके दबे पैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया और फुसफुसाया, ब्लडी हिपोक्रेट्स। ब्लडी हिपोक्रिट्स। वैभवी के मुंह से भी वही शब्द निकले जब उसने ब्रेक के दौरान मृदुल के मोबाइल पर ये वीडियो देखा। वीडियो खत्म होने के बाद जब दोनों की नजरें मिली तो उसमें मिश्रित भाव थे, प्यार और गुस्से के एक साथ। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय कर लिया था, जो सिर्फ जिद नहीं थी बल्कि एक दृढ़ निश्चय था, किसी के खिलाफ लड़ाई का, किसी को जड़ से बाहर उखाड़ फेंकने का। दोनों ब्रेक के बाद अपने अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठ गए। वैभवी वेश्यावृत्ति के बारे में और उससे जुड़े कानूनों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करनी थी। उसने पढ़ा कि किस तरह का पेचीदा कानून है इस देश में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर। उसने कानून का इतिहास जाना, क्यों ये लीगल है उस बारे में पढ़ा और अंततः सार पढ़कर यही समझी कि वेश्यावृत्ति इस देश में वैध तो है, लेकिन चकला, दल्ला, पब्लिक प्लेस आदि के संबंध से या की वजह से वेश्यावृत्ति हो रही है तो फिर ये कानूनन अपराध। अब इनमें से एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से नेताजी और मेहता जी की कल रात की करतूतें कानूनन अपराध के दायरे में आ रही, और वो थी दलाल का बीच में होना। वो ये पढ़कर बहुत खुश हो गई कि उनका केस आखिरकार एक कानूनी केस के रूप में दर्ज तो होगा। वो उठकर मृदुल के पास जाने ही वाली थी कि उसके टेबल पर रखा फोन बजा। उसने कहा, नमस्ते एयरटेल, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? उसकी आवाज की खनक से एक बार की तो कस्टमर अपनी समस्या ही भूल गए। जब सुबह दोनों ऑफिस से छूटे तो दोनों चाय की थड़ी पर बैठे। वैभवी ने मृदुल को अपनी रिसर्च के बारे में बताया और मृदुल बोला, पागल हो क्या? हम उस पर केस करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें पता है कौन है वो? एमएलए होने वाला है थोड़े दिनों में उस मोहल्ले का। तो क्राइम इज क्राइम, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसे तो देश में भी डेमोक्रेसी है फिर क्या, लेट्स गो एंड फाइल अ केस। देखो, लड़कियां भी हमारी मदद करेंगी। हाउ डू यू नो? नो वन वुड चूज टू बी अ प्रोस्टिट्यूट। मृदुल उसकी इस बात पर हंस दिया। वैभवी को गुस्सा आया और वो उठकर जाने लगी। मृदुल ने उसे उठता देख तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ए वेट 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 वेट। व्हाट? ऑलरेडी 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। सो सो व्हाट? पूरी लाइफ का केस ही लड़ते रहेंगे? लड़ाई में लड़ना पड़ता है मृदुल। अच्छा, तो फिर तुम्हें प्यार कब करेंगे? वैभवी का इसके कोई जवाब नहीं था। वो उठकर जाने लगी कि फिर मृदुल ने उसे रोक लिया। देखो, इन सब लफड़ों में नहीं पड़ते। मैं कुछ सेटिंग बिठाता हूं और तुम आओ। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है देन विल गो फॉर सम लीगल एक्शन, ओके?
वैभवी वह उसे कहना चाहती थी डरपोक, मतलबी, बेवकूफ, काइया, आम नागरिक, मगर वो सिर्फ हूं बोल सकी और हाँ में गर्दन हिला दी। अगले 4-5 दिन तक कहानी में कोई मोड़ नहीं आया, जब तक कि कैलेंडर पर रविवार नहीं आया। मृदुल अपने कमरे पर था और उसे कल रात से यह एहसास होना शुरू हो गया था कि कल मेहता जी अपने परिवार समेत कहीं तो जाएंगे, क्योंकि उसने उन्हें फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। आज वो सुबह जल्दी उठा और कभी मंजन करने के बहाने तो कभी कपड़े सुखाने के बहाने बार बार बालकनी में आने लगा। वो आता, नीचे झांकता और देखता कहीं पहले माले पर कोई हलचल है कि नहीं। काफी देर तक बूमरैंग की तरह इधर से उधर फिरने के बाद आखिरकार उसे बालकनी में वो हरकत नजर आई जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेहता जी की चमकती टाल पर बचे थोड़े थोड़े बालों में से तेल की खुशबू उस तक पहुंच चुकी और धीरे धीरे पूरा पहला माला सुगंधित हो चुका था। उसने झांक कर देखा, तब तक पूरी फैमिली कार में बैठकर निकल चुकी। मृदुल ने तुरंत वैभवी को फोन किया। हेलो, आधे घंटे के अंदर आ जाओ जल्दी। अब मृदुल को कुछ नहीं सूझ रहा था, पहले मंजन करे या नहाए, रूम की झाड़ू लगाए या कपड़े धोए, नाश्ता करके आए या नाचे। इंसान का दिमाग। वो चुपचाप आकर कमरे में पलंग पर लेट गया और उन कल्पनाओं में अपना आप वो दृश्य चलने लगे जो अभी आधे घंटे के बाद इस कमरे में घटने वाले। उधर मेहता जी की गाड़ी चौराहे की थड़ी पर रुकी। वहां भोले भक्त मंडल की मंडली जमा हुई थी। उन्होंने शीशा उतारा तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। किधर अंकल? छोटे भाई के यहाँ, शाम तक आऊंगा, ध्यान रखना। कहकर आगे की बात अंकल ने आंखों से समझाई। लड़का भी समझ गया कि किस चीज का ध्यान रखना है। उसने वापस थड़ी पर जाकर सारी बात भीरू भैया को बता दी और अब मंडली वहीं उसी चौराहे पर जम गई। इधर वैभवी ने लिपस्टिक लगाकर उसे सेट करने के लिए अपने होठों को भींचा और फिर खोल दिया। बाल में हाथ डालकर उन्हें सुलझाया और पर्स उठाकर नीचे उतरी। वैभवी की दिल की धड़कन उस गाने की बीट से भी दुगनी चल रही थी जो इस वक्त कैब में बज रहा था। दूसरी तरफ भोले भक्त मंडल ने अपने नजरों की धार को और भी पैना कर लिया। चाय का हर एक घूंट उनके दिमाग को तरोताजा और चौकस कर रहा था। वह आते जाते दुपहिया तिपहिया वाहन को बहुत चौकन्ना होकर देख रहे थे कि इस पर कौन बैठा है, क्या पहना है, कैसा दिख रहा है, कहाँ से आ रहा होगा, वगैरह वगैरह। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ले लूं तो ये भी कह सकता हूँ कि भोले भक्त मंडल इस वक्त गाड़ी को देखकर ही उसका चेचिस नंबर भी बता सकता था। भीरू भैया शोले के गब्बर की तरह इंतजार करते हुए बोले, आज धर के जकड़ेंगे सालों। और सभी के इरादे और मजबूत हो गए। थड़ी के ठीक सामने उनके मंडल का एक लड़का तैनात था जो मोहल्ले की तरफ मुड़ती हर गाड़ी पर नजर जमाए हुए था। जैसे उसे शक होता वो इशारा करता और खतरनाक खेल शुरू हो जाता। अब एक बार इस पूरे प्रकरण को बर्ड आई व्यू से देखें। दो प्रेमी अपने कमरे में छुट्टी के दिन एक साथ समय बिताना चाहते हैं और 10-12 लड़कों का एक छोटा सा मंडल उनके इस समय में बाधा बन उनका पर्दाफाश करना चाहता है के खिलाफ, माफ कीजिए, तथाकथित संस्कृति। अब अगर आप जो कि शादीशुदा हो या फिर सिंगल या कोई और जो इससे बिल्कुल किसी तरह का जुड़ाव नहीं रखते हैं और आपको लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है, तो हम इस फेसबुक लाइव को अभी बंद कर देते हैं, और अगर नहीं तो आगे सुनते रहिए। वैभवी की कैब चौराहे के पास आई। उसने मृदुल को फोन करके बताया ताकि वो दरवाजा खोलकर तैयार है। उधर उस लड़के ने कैब में वैभवी को देखा और वो छोटा सा इशारा किया जो आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल बनने वाला। ये सारा घटनाक्रम कैब में बज रहे गीत की ताल के साथ ताल मिला रहा। हीरो भैया और बाकी सारे लड़के एकाएक खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, भैया चले। भीरू भैया ने अपने भीतर की सारी हैवानियत अपनी आंखों में समेटी और कहा, पहले कपड़े तो उतरने दे। सभी लड़के जोर से हंसे। उनके ठहाके डरावने थे। जैंगो निकालो, भीरू भैया चिल्लाए। जैंगो इनके बेसबॉल के बैट का नाम। ओडोनिल और फ्रेग्रेंस कैंडल से महकते हुए कमरे की हर एक चीज, हर एक कोने को वैभवी बड़ी उत्सुकता से देख रही। उसने कमरे में रखे शीशे में देखकर अपने बाल जमाए, अपना पर्स टेबल पर रखा और बेडशीट के कोने को ठीक किया। मृदुल उसे ये सब करता चुपचाप दरवाजे से सटकर देखता। जब वैभवी पलटी तो उसकी नजर मुस्कुराते मृदुल पर पड़ी। वो भी मुस्कुराती। आज ठीक वैसा लग रहा था जैसे दोनों पहली बार मिल रहे। 10 बाय 12 के कमरे में
दोनों ने एक दूसरे की दिशा में चलना शुरू किया और लगभग 6 कदम चलने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब, बेहद करीब। उनके जिस्म गर्म थे और पिघलने को तैयार। मृदुल ने जैसे ही वैभवी का हाथ थामा, मानो उसकी नाखूनों की नेल पेंट पिघलकर उसकी उंगलियों के पोरों से होती हुई टपक कर मृदुल के पैर के नाखून पर जम गई। वैभवी और आगे बढ़ी। अभी आधे कदम की और गुंजाइश थी। मृदुल ने उसे कमर से खींचा और अपने सीने से चिपका लिया। दोनों के जिस्म धीरे धीरे दूसरे का हाथ लगता, वहां वहां से एक भीनी सी खुशबू कुछ ही सेकंड्स में वो महक पूरे कमरे में फैल गई। इतना मोहक थी वो महक कि अगर कोई शैतान या दरिंदा या राक्षस भी उसे सूंघ ले तो प्रेम में पड़ जाए। हाँ, इंसान की बात अलग। अब दोनों पलंग पर आते थे। उनकी चादर कभी पैरों से उगड़ रही थी तो कभी सिर से। दोनों को चादर छोटी पड़ गई। वैसे तो दोनों के लिए पूरा संसार ही छोटा था, पर अभी संघर्ष चादर का। होंठ एक दूसरे के शरीर पर ऐसे चल रहे थे मानो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सिर्फ कान ही नहीं सुनते, पूरा जिस्म सुनता है। सिर्फ आंखें ही नहीं देखती, पूरा जिस्म देखता है। वो हर बार होठ उठाकर जिस्म के पास ले जाते हैं, मगर कोई शब्द नहीं मिलता तो उसे चूमकर वापस आ जाते। मृदुल इन्हीं सब ख्यालों में खोया आंखें मूंदकर वैभवी को चूमे जा रहा। दोनों के शरीर भट्टी हो चुके। कमरे में प्यार पकने की खुशबू आ। हाँ भाई, इमरान हाशमी। दरवाजा जोर दरवाजा जोर से जोर पीटने जोर की से आवाजें पीटने आने की लगी। आवाजें आ रही थी। मृदुल और वैभवी एकदम से थकपका गए, मानो दोनों आदमी से चूहे बन गए। मर्डर बन रही है क्या अंदर, एक्स वीडियोस कहकर एक बन रही लड़के है ने क्या अंदर? दरवाजे के उस तरफ से चुटकी ली। सभी हंसे। अरे शूटिंग वालों को तो बुला लेते। दूसरे ने उसे चुटकी पर एक चुटकी ली। सभी फिर हंसे। चल भाई चल, दरवाजा खोल। ये भीरू भैया की आवाज थी। एक एक शब्द इस परिस्थिति में दोनों के लिए एक एक बैग जैसा। दोनों हड़बड़ाहट में अपने कपड़े ढूंढने लगे। दरवाजे पर दस्तक और तेज होने लगी कि फिर भीरू भैया चले। अरे तोड़ दो। वैभवी और मृदुल की आंखें चौंधिया गई। दोनों हड़बड़ाते हुए अपने अपने कपड़े ढूंढ रहे। दरवाजे पर जोर जोर से धम्म धम्म की आवाजें आने लगी। मृदुल ने अपनी अंडरवेयर पहनी थी कि धड़ाम, दरवाजा खुलकर दीवार से टकरा। सामने भीरू भैया अपने 5 मुस्टंडों के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उनके कंधे पर जैंगो था, जिसका होना अपने आप में खौफनाक। पीछे वाले 2 लड़के मोबाइल का कैमरा ऑन करके अंदर कमरे में। वैभवी बुरी तरह से कांप रही। उसने अपने इर्द गिर्द चादर ओढ़ ली थी और उसे मुट्ठियों में कसकर खींच लिया। दोनों लड़कों ने कैमरा उसकी तरफ टान दिया और चादर खींचने लगे। मृदुल उन दोनों लड़कों पर झपटा। इधर भीरू भैया ने उसकी पीठ पर झेंगो धर दिया। मृदुल बुरी तरह से कराया और पलटा। उसके पलटते ही फिर एक बार उसकी टांग पर हुआ, जिससे वो घुटनों पर आ गया। एक लड़के ने पलंग के नीचे से वैभवी की ब्रा ढूंढ निकाली और उससे खेलकर वैभवी को चिढ़ाने लगा। जब वैभवी उसकी तरफ बढ़ने लगी तो भीरू भैया ने मृदुल को छोड़ वैभवी के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचे और कहा, साली कुतिया। और एक थप्पड़ जड़ दिया। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। भीरू भैया ने मृदुल को देखा। वो उठने वाला था। एक सेकंड के लिए वैभवी का ध्यान भी मृदुल की तरफ गया ही था कि इधर भीरू भैया ने उसकी चादर खींच ली। वैभवी पूरी तरह नंगी थी। उसने तुरंत अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश की। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मृदुल और वैभवी का रोना भी, भीरू भैया और उसके साथियों का हंसना। अंकल जी को फोन लगाओ। भीरू भैया बोले और दोनों को नीचे बैठाकर कपड़े मुंह पर फेंक। भीरू की आंखों की दहशत पूरे शरीर में झलक गई। वो मृदुल के पास आए। तेरे बाप का नंबर बोल। मृदुल को कुछ नहीं मृदुल को सूझा। कुछ नहीं सूझा। भीरू भैया ने एक तमाचा था। मृदुल तोते की तरह नंबर बोल गया। वैभवी ने पूछने से पहले ही नंबर बता दिया। भीरू भैया ने दोनों के माँ बाप को घटना का विवरण ही कुछ इस तरह से दिया कि दोनों अपने अपने शहर से गाड़ी उठाकर रवाना हो गए जयपुर के लिए। भीरू भैया। एक लड़के ने मृदुल के वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर उसे दिखाए। दूसरे लड़के ने वैभवी के पर्स से पैसे निकाल लिए। जमा कर ले, भीरू भैया बोले और फिर उन दोनों की तरफ देखा। ये पुलिस को न बताने की फीस। दोनों कुछ नहीं बोले। वो होठ जो कुछ मिनट पहले बहुत कुछ कहना चाह रहे थे,
अब गोंद से चिपक गए थे। कारण दोनों दफा एक ही था, शब्द नहीं थे। लड़के मेहता जी की बालकनी में खड़े होकर उस वीडियो को देख देख कर बीच बीच में ठहाके भी लगा रहे थे, जो अभी उन्होंने बनाया था। भीरू भैया छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी अचानक उन्हें एक आवाज आई। नीचे मेहता अंकल की कार दंदनाती हुई आकर उनके घर के आगे रुकी। उनमें से तिलमिलाते हुए मेहता अंकल उतरे, पीछे उनकी पत्नी भी उतरी और वो सनसनाते हुए ऊपर चढ़ने लगे। लड़कों ने वीडियो बंद कर दिया और उन जवानों की तरह सावधान मुद्रा और कतार में खड़े हो गए जिनका कमांडर अपने भारी भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा था। कमांडर ने हाथ से इशारा कर बताया, कमांडर मेहता ऊपर पहुंचे। जवान भीरू उस भैरव प्रजापति ने हाथ से इशारा कर बताया कि शैतानी तत्व कहां बैठे। कमांडर मेहता, जो अपनी इज्जत, अपनी इमेज और अपनी संस्कृति पर प्रहार होता देख बहुत आहत हो गए थे और जिनकी गाड़ी के इंजन से भी ज्यादा उनका दिल गर्म हो रहा था, ने कमरे तक पहुंचने से पहले ही कमर पट्टे को निकालकर उसे हाथ में लपेटकर उसका चाबुक बना लिया था। फटाक एक जोरदार आवाज हुई और मृदुल की बाह पर लाल निशान उभर आया। साले, मना किया था ना। और फिर से बेल्ट उठाने को हुआ ही था कि मृदुल ने अपना मुंह खोला। अरे आपकी तरह रंडीबाजी थोड़ी कर रहा था, गर्लफ्रेंड है मेरी, कहता हुआ वो रोने लगा। हरामजादे। मेहता जी जब पीछे पलटे तो उनकी बीवी उन्हें घूर रही थी, लेकिन ये सही मौका नहीं था। इसके बाप को बुलाया? मेहता जी ने पूछा। दोनों के बाप को फोन कर दिया है, बीरू भैया बोले। मेहता जी के रोष में एक उफान और चढ़ा और उन्होंने मृदुल पर एक बेल्ट ताना ही था कि पीछे से मिसेस मेहता ने उनके हाथ पकड़ लिए। आप हाथ मत लगाओ, इनके माँ बाप निपट लेंगे, कहते हुए मिसेस मेहता ने उन्हें पीछे खींचा। ये सब भी रिकॉर्ड हुआ था। अब मृदुल और वैभवी ने कपड़े तो पहन लिए थे, मगर वो अभी भी उसी अवस्था में बैठे थे जैसा मेहता जी उन्हें छोड़कर गए। बीच बीच में जब कभी दोनों की नजरें मिल जाती तो वैभवी का रोना फूट पड़ता और वो जोर जोर से रोती, मगर मृदुल भीतर तक इतना सहम चुका था कि अब वो उसे हाथ लगाने से भी डर रहा था। वैभवी के 2-4 बाल देखकर भी वो शेर उठा जो उसके कंधे और वैभवी के सिर को जोड़ रहे। सामने की बिल्डिंग पर से धूप चली गई, कमरे की रोशनी में पीलापन घुल गया था जिसकी वजह सूरज का डूबना था। शाम हो चुकी थी, सूरज आज रोता हुआ घर गया। उसके बादल रूपी आंसू पूरे आसमान में धब्बों की तरह छितरे पड़े, उनका रंग केसरिया था। सूरज ने आज फिर वो देखा जिसकी वजह से वो कल वापस नहीं उगना चाहता था। काश ऐसा हो पाता। नीचे लगभग आधे आधे घंटे के अंतराल के अंदर 2 गाड़ियां आकर रुकी। दोनों में से लगभग एक जैसी कद काठी और उम्र के 2 पति पत्नी निकले। वो दोनों मेहता जी से मिले, उनसे पूरा कांड सुना और तुरंत क्षमा प्रार्थी हो गए, जैसे तो उनसे ये गुनाह हुआ। दोनों ने अपनी अपनी औलादों को उठाया, उन्हें अलग किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठा दिया। किसी को किसी से जुदा करना इंसान का सबसे बड़ा पाप। दोनों जोड़े फिर से मेहता जी के सामने क्षमा प्रार्थी हुए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। आधा था जिसे चीरती हुई दोनों गाड़ियां अपने अपने रास्ते चली। दिन भर की मार का दर्द अब मृदुल के बदन पर चढ़ चुका था। भूखे पेट होने की वजह से वो दर्द सिर में भी घुस गया था। सिर में और भी बहुत कुछ घुस गया था जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो भी। मसलन पिताजी के 3-4 लगातार पड़ के तमाचों में उनकी कुछ उंगलियां उसकी कनपट्टी को छू जाती, जिससे उसका दिमाग झंझना जाता। फिर वो गुस्सा और गुस्से में कहे गए वो शब्द, बेशरम, बेशरम, यहाँ हमसे दूर इसलिए रहता है कि लड़कीबाजी कर सके, इसलिए पढ़ाया लिखाया। करने से पहले हमारे बारे में तो सोचता। पापा मेरी गलती क्या है? बेशरम, बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी और फिर पूछ रहा है गलती क्या है। हृदय हमारा घर से बाहर निकलना बंद करवाएगा तेरा ये प्यार। अब तक तो सबको पिताजी का सांस फूलने लगा तो मां ने मोर्चा संभाला। शब्द थोड़े अलग थे पर वैसा वही। बेटा समाज में उनकी इज्जत और तरक्की का प्रतीक था।
जब आज उस प्रतीक ने अपने दिल की सुनी, जुबान खोली और इंसान होने का परिचय दिया, तो प्रतीक का कड़ा विरोध होने लगा, उस पर हाथ उठने लगा। वैसे अगर परिस्थिति को माँ बाप के दृष्टिकोण से देखें तो वो एक क्षण में लाचार और बेबस नजर आएंगे। उनकी फिक्र अचानक जायज लगने लगेगी। नहीं, साहस के अभाव में नाजायज भी जायज लगने लगता है। किसी से प्रेम करना जायज है, उसके साथ बिस्तर में सोना जायज है, और अपने प्रेम के लिए आवाज उठाना भी जायज है। मृदुल जायज था, और उसके माँ बाप होते हुए भी नाजायज। होटल के कमरे में सोफे पर पड़ा वो ये सब सोच रहा था। उसकी माँ बाथरूम में नहा रही थी और पिताजी खाना लेने गए थे। रात हो चुकी थी। उसका अंधेरा मृदुल के दिमाग पर भी चढ़ने लगा था। अब वो चाह कर भी अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकता था। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के का था। उसमें लिखा था, व्हाट्स दिस, और नीचे एक वीडियो और था। मृदुल ने जब उसे प्ले किया तो वो सुबह वाला वीडियो निकला। उसने आवाज कम कर दी और कुछ सेकंड के बाद वीडियो बंद कर दिया। अंधेरा और भी ज्यादा गहरा गया था उसके दिमाग में। उसने कल्पना की कि कल जब वो ऑफिस जाएगा तो सब उसे किस नजर से देखेंगे। हो सकता है जब मृदुल ने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो मुंह फेर कर सोने का नाटक करने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और वैभवी को मैसेज किया। वैसे वैभवी भी अपने माँ बाप के साथ होटल में रुकी हुई थी और उसके साथ भी यही सब हुआ था जो मृदुल के साथ हुआ। मीट मी एट गोपालपुरा 12:30 PM। उसने लिखकर भेजा। कुछ देर बाद उधर से वैभवी का रिप्लाई आया, नॉट पॉसिबल, और नीचे वही वीडियो। आई हैव सीन इट एंड यू हैव टू कम। आई विल ट्राई। यू विल हैव टू। ओके कहकर वो ऑफलाइन हो गई। मोबाइल में रात के 8:30 बजे, रात के 12:30 बजे जब कैब गोपालपुरा से रवाना हुई तो दोनों कुछ नहीं बोल रहे। ड्राइवर हर 2 मिनट में कांच में देखता कि पीछे क्या हो रहा है। एक एक कर बिल्डिंग्स, मॉल्स, गार्डन वगैरह सब पीछे छूटते जा रहे थे और धीरे धीरे शहर खत्म होने लगा। गाड़ी किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी थी जो काफी सुनसान, खतरनाक और डरावना था। ड्राइवर ने कैब में पसरे मौन को काटने के लिए गाना चलाया तो मृदुल ने चपाक से उससे गाना बंद करवा दिया। कुछ देर तक कार उस अंधेरे से भरे रास्ते को लाइट से चीरती हुई चलती रही। अब वो काफी ऊपर आ चुकी। मृदुल ने मोबाइल में टाइम देखा, 1 बज रहे थे। फिर उसने बाहर झांका, वो लोग काफी ऊपर पहुंच चुके थे। उसने कैब वहीं रुकवा दी और ड्राइवर का बिल चुकाकर उसे रवाना कर दिया। मृदुल और वैभवी दोनों लगभग 5 कदम की दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उनके आसपास, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब जगह अंधेरा था। उनके शरीर से लेकर उनके दिल, दिमाग, कामनाओं, सपनों, इच्छाओं, सब कोई अंधेरा लील गया था। मृदुल ने वैभवी की तरफ कदम बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। कुछ सेकंड्स के बाद वैभवी के हाथ भी ऊपर उठे और मृदुल की कमर में कस गए। दोनों रोने लगे बिना आवाज किए। मौन बरकरार था। जब दोनों का जी थोड़ा हल्का हुआ तो मृदुल ने वैभवी को अलग करके मौन को तोड़ा। I don't want to live anymore. कहकर वह जोर से अपने चेहरे को भींचने लगा। वो अपने आंसुओं को रोक रहा था। उसने गला साफ कर फिर से कहा, Let's jump off. ये सुनकर वैभवी को झटका लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मृदुल को इस बात का क्या जवाब दिया जाए। वैसे भी उसकी आवाज तो सुबह ही मर गई थी जब उसने वीरू भैया को पहली बार देखा था। वैभवी ने मृदुल का हाथ थामा और दोनों सड़क से पहाड़ के किनारे किनारे चलने लगे। दूरी मुश्किल से 30 कदम की थी, मगर कदम थे कि उठ ही नहीं रहे थे। उस घोर अंधेरे में भी दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। दूरी आधी पार हो चुकी थी। मृदुल के दिमाग में उसके पापा का रौद्र रूप, उसके बॉस की स्माइल, वीरू भैया का जैंगो, वैभवी का परफ्यूम, नेताजी की गोद वाली लड़की और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर एक के बाद एक इधर से उधर टकराने लगी। वैभवी के दिमाग में भी कुछ इसी तरह की हरकतें थी। 10 कदम और बाकी थे और 11वां कदम वो कभी रख नहीं पाते। दिमाग की हरकतें और तेज हो गई। आत्महत्या के निर्णय के बचाव में
और विरोध में दिमाग भयंकर तर्क वितर्क कर रहा था। उस मौन में भी इनके मन में बहुत तेज शोर था। 11वां कदम उठ चुका था। वैभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चुन्नी पीछे की तरफ उड़ रही। मृदुल के पेट में आग लगी हुई। उसके पूरे शरीर में किसी ने गर्म लावा छोड़ दिया। वैभवी ने अपनी एड़ी उठा ली। मृदुल की एड़ी भी उठ चुकी। इस समय पैर की एक एक हरकत महसूस हो रही। 11वां कदम उठ चुका था। इस कहानी को आप लोगों के सुपुर्द करते हैं। आपके हिसाब से उनका ये 11वां कदम किस दिशा में उठना चाहिए और किस रास्ते पर जाना चाहिए? क्या उनके पास और कोई ऑप्शन है या फिर उन्हें पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर लेना चाहिए? आप अपनी राय, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ में अपना रीजन भी लिखिए। मैं और सोमेश राजस्थान फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम जैसे यंगस्टर्स को पेंडेमिक की इतनी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ये चांस दिया और हम लोगों पर ट्रस्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रस्तुति पसंद आई होगी। कुछ एक टेक्निकल एरर्स हुए, कुछ एक टेक्निकल इश्यूज हुए, उसके लिए मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ, फिर से माफी मांगता हूँ। आप सब लोगों ने इतना पेशेंटली हम दोनों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत शुक्रिया।